आदाब, मैं हूं शफक जाफरी। आप देख रहे हैं पहचान टीवी और हम खास प्रोग्राम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, खास तौर पे इन दिनों में कि जब कोरोना वायरस का शोर है और हम सब मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी भी किस्म का अगर डिप्रेशन है तो उससे बाहर निकालें, कोई मसला है तो हम सब मिलकर उस मसले का हल तलाश करें। तो मैं जो मेरे साथ लोग शामिल हैं या शामिल होते जा रहे हैं, उनके लिए मैं इतना कहूंगी कि हमारे जिक्र से खाली ना होगी बज़्म कभी, हम अपने जहन की वो बास छोड़े जाते हैं। कुछ चेहरे आपको दोबारा नजर आ रहे हैं इसलिए कि ये वो खुशबू देने वाले चेहरे हैं जो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि अपनी खुशबू से आपके रास्ते हमवार करें, खुशगवार करें। तो जनाब, इस वक्त हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, या डॉक्टर निगहत नसीम के मुताबिक डिप्रेशन नहीं है, वो स्ट्रेस है। हम उस स्ट्रेस से कैसे बाहर निकालें। मैं पैनल का तारुफ कराने से पहले एक और बात जो है वो शेयर करना चाह रही हूँ, जिसपे शायद कि मैं थोड़े से गम और गुस्से का शिकार हूँ, और ये शो बार बार जो है रिपीट भी होगा, देखा जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं शुरू में ही इस पे आगाज इस बात से कर दूं, इसलिए कि हमारी कोशिश ये है, जो हम ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हम अपने पाकिस्तानियों को, अपने हम वतनों को जो भी मसला आ रहा है उससे बाहर निकालें। ये हमारी पॉजिटिव सोच है, हम मिलकर काम कर रहे हैं और हम सब पाकिस्तान के सफीर की हैसियत से यहाँ पे रोल अदा कर रहे हैं। उसमें जब हम ये देखें कि हमारी मेहनत पे पानी फेरने के लिए, हमारे मादरे वतन के लिए या हमारी कम्युनिटी के लिए कोई गलत बात होगी, तो हमें उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मैं जो हाजरीन इस वक्त है उनसे खासतौर पर कहूंगी कि वीडियो वायरल हो रही है। सोशल मीडिया का किरदार बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप उसको पॉजिटिव वे में या अच्छी डायरेक्शन में लेके चलेंगे। अगर आप सोशल मीडिया को मिसयूज करेंगे और उसको किसी की बदनामी, किसी कौम, मुल्क की बदनामी का बाइस बनाएंगे, तो देखिए ये बहुत नेगेटिव सोच है, इसको खत्म कीजिए। बहुत मुश्किल से पाकिस्तान की एयरलाइन, जो इंटरनेशनल एयरलाइन है पीआईए ने एक जहाज का अरेंज किया जो मेलबर्न में आया, और पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो अपने वतन गए थे, किसी भी काम से फंसे हुए थे और उनके लिए बुलाया गया, उनको उनके लिए अरेंज किया गया। तो देखें, किसी भी एक तरक्की पजीर मुल्क के लिए बड़ा मुश्किल होता है इस ऐसे वक्त में, जब तमाम एयरपोर्ट्स बंद हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी कंट्रीज की बंद की, उसमें लेकर आना। तो एक वीडियो वायरल हुई है जो सुबह मेरे पास भी आई, यकीनन आपके पास भी आ रही होगी, और आप अपना फर्ज समझकर उसको आगे शेयर कर रहे होंगे, उसको शेयर करने से रुक जाइए। इसलिए कि उसमें दिखाया गया एक साहब जो है बहुत शोर मचा रहे हैं, $3,000 जो है वो टिकट लिया गया है, और सोशल डिस्टेंस जो है वो जहाज में मेंटेन नहीं किया गया। तो देखिए, पहली बात ये कि हम तक जितनी भी कॉल्स आ रही थी, हम कोशिश करके उनको समझा रहे थे कि आप अभी ना सफर इख्तियार करें तो बेहतर है, इसलिए कि सोशल डिस्टेंस एक एरोप्लेन में मुमकिन ही नहीं है। इससे पहले, अभी 5 मिनट पहले, मैंने 2 डॉक्टर्स को कॉल करके अपनी इस बात की तायद करवाई कि क्या ऐसा मुमकिन है कि जब आप प्लेन में सफर करेंगे तो सोशल डिस्टेंस जो है वो रखें, 2 सीट्स या 3 सीट्स छोड़ के। उन्होंने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एयर शेयर हो रही होती है, तो वो जब एयर प्लेन के अंदर शेयर हो रही होगी, तो अगर सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं, कोई और भी किसी और बीमारी के भी जरासूम में आपको लग सकते हैं। सो प्लीज, किसी भी, यानी इस वक्त मुझे लगता है कि पाकिस्तान का ये बहुत बोल्ड स्टेप था और जो उन्होंने लिया, तो मैं नहीं चाहती कि इसके बारे में कोई ऐसी बात हो। और जो स्टूडेंट्स जो जिनकी कॉल्स हमारे पास आई हैं कि वो वापस जाना चाहते हैं, उनको भी हम कहेंगे कि अभी थोड़ा सब्र करें, हम सब मिलकर आपके मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निगेटिविटी ना फैलाई जाए। सॉरी कि मैंने आप लोगों को जहमत दिया, मैंने ये बात मैं फर्ज समझती कि इसको मैं कहूँ। तो मेरे साथ इस वक्त शामिल हैं पैनल्स में जो सीनियर लोग हैं, वो मिस्टर एजाज खान, ज्यूरिस्ट ऑस्ट्रेलिया से जिनका ताल्लुक है, लॉयर हैं, सोशल वर्कर भी हैं और कम्युनिटी लीडर भी हैं। दूसरे डॉक्टर खुर्रम कियानी, जो पीएचडी डॉक्टर भी हैं और साथ में आईटी प्रोफेशनल भी हैं, और एज अ कम्युनिटी लीडर वर्कर अपनी खिदमात पेश करते रहते हैं। मेरे साथ एक बड़े कमाल के बंदे हैं, और मैं अक्सर ये शेर पढ़ती हूँ कि किया है इश्क तो शिकवाना कर जमाने से। तो जो कमाल है ना उनका, ये है कि वो शिकवा नहीं कर रहे। तो एजाज भाई, मैं आपसे और डॉक्टर ज्ञानी भाई, मैं आपकी इजाजत से सबसे पहले अपने इस होनहार सुकूत से ही आगाज करती हूँ। जितना हम लोग जी। एफर्ट्स कर रहे थे, उसमें जितनी कॉल्स आ रही थी, वो सब कॉल्स शिकायती कॉल्स थी। यानी हमारे पास ये नहीं है, हम ये नहीं कर पा रहे, हम इस स्ट्रेस में, हम इस टेंशन में। मेरे पास एक कॉल आई, यानी जो वो शेर है कि कम से कम एक दिया करो रोशन अपनी हस्ती की शाम से पहले, तो दिया रोशन था इस बंदे का। और इसने मुझे फोन करके ये कहा कि बाजी, मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहता हूँ,
तो आप मुझे अपनी टीम में शामिल कर लें और मुझसे काम लें, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मेरे तो मतलब मेरा दिल बागबा हो गया, मेरा मेरे चारों चिराग रोशन हो गए पॉजिटिव वे में कि कोई ऐसा भी है। सो कमाल, हम आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। मैं चाहती हूँ मेरे सीनियर्स भी आपकी जो है ना थोड़ी सी गुफ्तगू सुने और थोड़ा रिलैक्स हो, अभी तक आप नेगेटिव बात सुन रहे थे। तो कमाल, कराएं आप कहाँ से ताल्लुक है, क्या करते हैं इस वक्त और कहाँ पढ़ रहे हैं? थैंक यू शफक, आपने मैं ख्याल काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर दी है मेरी। uh, मैं इस वक्त स्टूडेंट हूँ मैक्वारी यूनिवर्सिटी में जी। मास्टर्स कर रहा हूँ। मेरा सेकंड लास्ट सेमेस्टर है, तो ये मुझे 1.5 साल हो गए आए हुए इधर। अकाउंटिंग फील्ड में आई थिंक जहाँ हमारे मेजोरिटी स्टूडेंट्स हैं, अकाउंटिंग के अंदर मेरा मास्टर्स है। पाकिस्तान में मैं टीच कर रहा था, तो बस आगे परस्यू कर रहा हूँ अभी यहाँ पे मास्टर्स को। सो मेरी जर्नी यहाँ से शुरू होती है कि ये कोरोना जब से हिट हुआ है, तो इर्द गिर्द आपको जो वही जिस आप कह रही थी, ये डिप्रेशन है और बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं हाँ। उनको मायूसी और यही कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, और बहुत से ये भी सोच रहे हैं वापस चले जाएं। तो मेरा उसके अंदर यही था कि जो मैं सोच रहा हूँ कि आई थिंक अगर हम नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करें तो बहुत आसान है, मतलब हर चीज़ मायूसी आपको नजर आती है और यही लगता है कि कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरा बड़ा स्ट्रांग बिलीव है, जब भी आप अपने मुल्क से आते हैं, आप घर बार छोड़ते हैं, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, अपने माँ बाप को छोड़कर आते हैं, तो आप इसलिए हर कोई आता है कि कुछ बने, कोई अपनी हाँ। पहचान बनाए, मेहनत करे, एफर्ट डाले। तो बस मुझे इस चीज़ का अफसोस था कि जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी उन्होंने ना एफर्ट डाला है, कुछ स्ट्रगल नहीं किया है। पहले 6 महीने साल ऑब्वियसली हर किसी के लिए मुश्किल होता है, तो उसमें आप एफर्ट वगैरह डालें, उसके बाद भी अगर अल्लाह ना करे चीजें थिंग्स डोंट वर्क आउट, तो फिर ठीक है, फिर बंदा सोचता है कि यार मैंने वापस जाना है या नहीं जाना। लेकिन अच्छा, तो इनिशियली पहली तो बात ये, मैं इसको क्विक क्विक में कुछ चीजें आपसे उगलवाना चाह रही हूँ। तो पहचान टीवी है आप सबकी पहचान के लिए, ठीक है ना? पहले तो मेरा जो स्लोगन है मैं उसकी तरफ भी आ जाऊं। कमाल, आप बताएं कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 4 बहन भाई हैं। आई एम द ओनली सन, इकलौता मैं ये बेटा हूँ। बताना ये चाह रही थी कि ये भी लाडले मुन्ने हैं अपने घर के, तो वो जो है हाँ जी। तो ना सारे के सारे कि हम तो घर में कभी जो है हमने कप भी नहीं धोया था और खाना भी नहीं खाया था। तो आपके भी लाड होते थे घर में और यहाँ पे सारे कीड़े झाड़ कर आए आप अपने। हाँ सॉरी कि मैं वो टिपिकल मैं सेंटेंस इस्तेमाल सबसे कर रही हूँ। मजा वहाँ कमाल, आप उठाता थोड़ा सा बताएं कि पाकिस्तान में क्या करते थे आप? पाकिस्तान में मैं टीच कर रहा था। मैं आई वाज टीचिंग इन लर्निंग अलायंस, लाहौर से मेरा ताल्लुक है। लर्निंग अलायंस में मैं पढ़ा रहा था। साथ इससे पहले मैं इस्लामाबाद में स्कूल है हेड स्टार्ट, वहाँ पे कोऑर्डिनेटर था हाँ। फॉर द मिडिल स्कूल। इंटरनेशनल बैकलॉरिएट एक प्रोग्राम है, उसके अंदर मैं वेरी मिडिल गुड। स्कूल को पूरा फ्रॉम ग्रेड 6 टू ग्रेड 10 उसको देख रहा था, उसके लिए कोऑर्डिनेशन कर रहा था। और केपीके में टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कर रहा था, मैं टीचर ट्रेनिंग्स करता था फॉर दी अंडर डेवलप्ड स्कूल्स गवर्नमेंट के साथ वहाँ पे थोड़ा सा। सो ये मैं पाकिस्तान में कर रहा था काम एजुकेशन के अंदर ही। और दैट्स अच्छा, प्रीटी मच ये अबाउट। क्या नहीं भाई, आप नोट कर रहे हैं कि वो अच्छी अच्छी जॉब छोड़कर यहाँ आया था ख्वाब लेकर। तो मैं ये दिखाना चाह रही थी। कमाल, आप ये बताएं कि यहाँ पे आपने जो मुझे बताया था कि यूनिवर्सिटी में किस प्रोग्राम में आप सेलेक्ट हुए और कहाँ गए और क्या किया आपने? आज तो मेरा जो गोल था यहाँ पे आने का यही था कि एक तो मैं अपना होपफुली आई वर्क टुवर्ड्स माय पीएचडी, और दूसरा ये था कि थोड़ा यहाँ सा पे कोई एजुकेशन के अंदर आऊँ। तो उसके अंदर आई वाज फॉर्चुनेट, ये अभी लास्ट समर्स के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता है विद इट्स एन आउटरीच प्रोग्राम, जो हर यूनिवर्सिटी को फंडिंग देती है गवर्नमेंट, कि आप रीजनल हाँ। एरियाज में जाएं और वहाँ पे प्रमोट करें कि स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज में आए। क्योंकि यहाँ पे भी बहुत इशू है कि बहुत से लोग, बहुत से रीजनल एरिया के स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी में नहीं आते, विच वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी। हम्म। मुझे लगता था शायद यहाँ पे तो हर कोई यूनिवर्सिटी जाता होगा, तो लेकिन यहाँ पे भी हाँ। ऐसा नहीं है। तो आई वाज फॉर्चुनेट, वन ऑफ माय प्रोफेसर्स उन्होंने मुझे अपने साथ लेके गए। आई वाज रिप्रेजेंटिंग द बिजनेस स्कूल। वहाँ पे मैं डिफरेंट, ये हंटर वैली रीजन है एनएसडब्ल्यू में, वहाँ पे हम लोग काफी 3-4 जगहों पे गए, हाई स्कूल्स में गए। वहाँ पे आई वाज हाँ। ये वर्कशॉप्स ऑन बिजनेस स्कूल, और प्रमोट किया कि अगर बच्चे आप लोग यूनिवर्सिटी में आते हो तो व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ वुड यू हैव, एंड क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, क्या आप आगे कर सकते हैं।
So that was a really good opportunity. बहुत सीखने को मुझे मिला, और यहाँ के कल्चर का, यहाँ की यूनिवर्सिटी लाइफ का, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के इश्यूज वगैरह का मुझे काफी अंदाजा हुआ वहाँ पे जाके। और उसके अंदर से जो जी अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि इस वक्त आप कहाँ जॉब कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि फिर मैं आगे अपनी गेस्ट की तरफ जाऊंगी। कहाँ जॉब कर रहे हैं, वो जॉब कैसे मिली आपको? अभी मैं सीबल पॉलिसी अलायंस एक कंपनी है, उसके अंदर काम कर रहा हूँ ऑन द नॉर्दर्न बीचेस इन सिडनी। इट्स अ डिसेबिलिटी सपोर्ट, एज अ डिसेबिलिटी सपोर्ट वर्कर मैं काम कर रहा हूँ। हुआ इस तरह था, वही समर्स के अंदर टाइम होता है, तो मेरे पास एक पार्ट टाइम जॉब थी कॉल सेंटर की, जो मैं फ्रॉम डे वन कर रहा हूँ जब से मैं ऑस्ट्रेलिया आया था। तो मैंने था चलो कुछ और, गर्मी है, टाइम ज्यादा है, तो कुछ और काम ढूंढते हैं। सो वो बहुत सी जगहों पे अप्लाई किया, यहाँ से कॉल आ गई, सो आई जॉइंड इन। थोड़ा मैं हेजिटेंट था कि डिसेबिलिटी के अंदर आपको मुश्किल काम है काफी, और तो कैसा लगा आपको काम? काम टू बी ऑनेस्ट इतना मुश्किल नहीं था। मुझे जितना फेयर था उतने बुरा नहीं था। मुझे था पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन अच्छा, आप जॉब से मुतमईन है अपनी? आप जॉब से मुतमईन है अपनी? मुतमईन हूँ, और आई थिंक एज ए स्टूडेंट जितने पैसे मैं अब कमा रहा हूँ शायद मैंने कभी नहीं कमाए हैं एज ए स्टूडेंट लाइफ में। अच्छा, सॉरी कि मैं आपसे इसलिए ये आपका पे रेट पूछ रही हूँ, ताकि दूसरे लोगों की जो है वो मोटिवेशन हो कि आपका इस वक्त पे रेट कितना है। साथ सो में हमारे कौन आ गए जी। मैं वेलकम करती हूँ कौन से जनरल ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अशरफ साहब को भी। थैंक यू सर, आपने हमें ज्वाइन किया। हम जरा कमाल से कुछ बात करें तो सर मैं कंप्लीट कर लूँ उनकी बात, तो फिर मैं लेती हूँ जी। कमाल, तो आपने डिसेबिलिटी सेंटर में जॉब कर रहे हैं, तो आपका पे रेट क्या है, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स के मोटिवेशन के लिए हम बता सकें। उसके अंदर द गुड थिंग इज कि जो मेरा वैसे तो आवरली रेट इज अराउंड $27, बट जो मुझे लोडिंग मिल जाती है ऑन वीकेंड्स, that's really high. So on an average, like on a Sunday shift, I get around $48-50 an hour. और दूसरा इसके अंदर जो एक और बेनिफिट होता है कि जो आपकी सैलरी मिलती है उसमें यू गेट अ टैक्स रिलीफ एज वेल, बीइंग अ डिसेबिलिटी वर्कर। सो उसके अंदर से ये है कि तकरीबन fortnightly I think I get a $400 tax relief. So वो जो $400 मिलते हैं वो एक तरह से आपकी बिल्कुल सेविंग होती है। और 48 एन आवर अगर आपको वीकेंड मतलब संडे की शिफ्ट का मिलता है, और अगर उसमें कोई पब्लिक हॉलीडे या कुछ आ जाए, तो आई थिंक दैट्स अ लॉट ऑफ गुड मनी जो आप 20 मैं आवर्स में पूछना चाहूंगी कमा आपसे कि सकते हैं। आपको सैटरडे संडे या पब्लिक हॉलीडे का बराबर रेट क्या मिलता है? जिससे अभी रिसेंटली ईस्टर हॉलीडेज थी, सो उसमें I got like $68 an hour. So माय वो 3 दिन गॉड। मैंने काम किया था, तो वो I think I'm good for a month. महीने की कमाई हो गई है 3 दिनों में। आजकल खर्चे भी कम है। तो अब मैं मेरे बताने का आप सब लोगों को मकसद ये था, जो इस वक्त साथ में है और जो हमारा प्रोग्राम भी देख रहे हैं, और फिर हम इसको शेयर भी करेंगे, कि डिसेबिलिटी सेंटर में जो कमाल जॉब कर रहे हैं और वो कमाल कर रहे हैं कि उनको कितना अच्छा पे रेट मिल रहा है, या डिसेबिलिटी सेंटर्स हैं या एज केयर है, इसमें आपका पे रेट भी बहुत अच्छा जा रहा है। साथ में जॉब सिक्योरिटी भी आपको मिल रही है। मेरे साथ कौन ऐड हुआ, ठीक है। दूसरी आपको मैं बात बता दूं कि कमाल ने कोई कोर्स नहीं किया हुआ, तो उनका जो रेगुलर जो रेट है वो $37 है। लेकिन कमाल अगर आप ये कोर्स कर लेंगे, इसमें हम आपको गाइडलाइन दे सकते हैं, तो फिर आपका पर आवर रेट जो है $30 से $35 हो जाएगा, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में काम करती हूँ ऑन ऑफ, तो मुझे ये पता है। हम आते हैं एजाज भाई आपकी तरफ। अभी आज का हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम स्टूडेंट्स को मोटिवेशन दें और डायरेक्शन दें। तो आज आपने थोड़ा सा, मैं चाहूंगी आप सब लोग जो है सब शेयर करें। फिर हमारे साथ कौंसल जनरल साहब भी हमारी खुशकिस्मती है साथ हैं, तो वो बताएंगे कि उन्होंने ये एफर्ट्स जो एक डायरेक्शन दे दी सबको साथ लेकर हम जिस तरह कर रहे हैं, हम कितनी हद तक कामयाब हो गए। एजाज भाई, एज अ स्टूडेंट जब आप यहाँ आए, तो क्या आपको प्रॉब्लम्स हुई? क्या कई दफा सोचा कि वापस भाग जाऊं, या जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं, या सोचा कि नहीं मैंने अब करके दिखा जी? अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं अपनी स्टोरीज हाँ जो जिसको कहते हैं हड बीती, अगर वो मैं सुनाऊं, हाँ बहुत सारे लोग जो हैं उनके लिए एक मोटिवेशन होगी हाँ, बिल्कुल कि बिल्कुल, गो अहेड। पाकिस्तान से चले आप तो एलएलबी मैंने 93 में कर लिया था। तो मैं ठीक एक मेरे उस्ताद थे, उनके साथ एज ए जूनियर सोलिसिटर मैंने बैठना शुरू कर दिया था। अचानक जो वीज़ा अप्लाई किया हुआ था वीज़ा आ गया,
तो जब वो डाकिया जो ऑफिस चैम्बर के बाहर आया ना, तो मैंने एहतियातन के यार मैं ना ही उसको पासपोर्ट को देखूं, मैंने उस्ताद मोहतरम को कहा, मैंने कहा हुजूर आप देखें कि इसमें कुछ लगा हुआ वीजा कि नहीं। तो उन्होंने ऐसे ही पासपोर्ट देखा, उन्होंने कहा यार इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो मैं भी चुप करके बैठ गया, पासपोर्ट जब वो ड्रॉ में रख दिया। सारा दिन काम करते रहे। जब इवनिंग में ब्रेक मिली, तो ब्रेक में हम बैठे हुए चाय वाय पी रहे हैं, तो मैंने वो पासपोर्ट निकाल के देखा, तो उसमें स्टिकर लगा हुआ था। मैंने उनको पहली दफा बताया, मैंने कहा हुजूर इसको वीजा कहते हैं, आपने तो सुबह से मेरे तोते ही जो है उड़ा दिए कि वीजा नहीं मिला। तो ये ऐसे स्टोरी शुरू हुई। फिर वो वीजा 2 दिन में एक्सपायर हो रहा था। अब ये बात जरा ऐसी थी कि 16 जनवरी को मुझे, अगर मैं इन ना होता तो वीजा वो मेरा जो था वो खत्म हो जाता। तो मैं आ रहा था, रास्ते में बड़े एक दोस्त को मोटर बाइक बेची और जो जो इधर उधर से पैसे इकट्ठे किए, तो करके तो $2000 के करीब मेरे पास था, ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन 1800। तो मैं जब यहाँ पर रास्ते में आ रहा था, तो अब टिकट का ये हाल था कि कराची से मनीला तक की कंफर्म थी, और मनीला से सिडनी उन्होंने कहा जी चांस के ऊपर है, हो जाएगी कोई बात नहीं, आप चले जाओ। जब मैं मनीला आके उतरा हूँ, उनसे पूछा कि जी मैंने सिडनी जाना है, उन्होंने कहा जी हमारा तो जहाज फुल है, आप जा नहीं सकते। अगर आपने जाना है तो बिजनेस क्लास की टिकट अवेलेबल है, उसके लिए आपको $1200 देने पड़ेंगे और आप बिजनेस क्लास में जा सकते हैं। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, 1800 तो कुल है, 1200 इनको दे दो, 600, तो उससे मेरा कैसे गुजारा होगा, क्या करूंगा, वहां जानने वाला भी कोई नहीं है। तो ऐसे बैठा सोच रहा था, मूंछें थी उस वक्त, मूंछों को जरा बलछल दे रहा था, बैठा जैसे मैंने होता है। तो वो पाकिस्तानी मेरे पास से गुजरे, उन्होंने मेरी तरफ देखा। पहले तो आपको पता नहीं कि हमारे पाकिस्तानियों की आदत होती है, वो पहले सलाम नहीं करते, वो देखते हैं, पहले घूरी लगाते हैं कि ये कौन है बंदा। फिर दूसरी दफा पास से गुजरते हैं, उन्होंने फिर घूरी लगाई मुझे, तो मैंने सलाम कर दिया। तो एक हमारे हमारे वो दोस्त अभी रिसेंटली बेचारे वो खाल के कीकी को जा मिले, वो मेरे पास खड़े हो गए, कहते भाई किधर जा रहे हो? सिडनी जा रहा हूँ। परेशान क्यों हो? मैंने कहा परेशानी इसलिए है कि $1800 पूरे पास में है, 1200 ये कह रहे हैं बिजनेस क्लास के दे दो, 600 रह जाएंगे, जानने वाला कोई नहीं है, वहां पे जाके पता नहीं किसी होटल वोटल में रुकूंगा, फिर अपनी अकोमोडेशन का अरेंज करूंगा। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा लिसन कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, तो आप ऐसे करो, हम जा रहे हैं पाकिस्तान, 3 महीने की छुट्टी, दोनों हमारे रूम में, हमारे घर में जगह मौजूद है, आप हमारे घर में चले जाओ, 3 महीने वहां पे रहो, जब मैं आऊंगा फिर देखेंगे फिर क्या करना, उस वक्त तक तो सेटलमेंट हो ही चुकी होगी। मैंने कहा यार अच्छा। तो मैंने नंबर लिखने लगा, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं उर्दू में नंबर लिखो, इंग्लिश में नहीं लिखो, 9 10 11 ये नहीं लिखना आपने, हो सकता है कि एयरपोर्ट पे आपको कोई चेक कर ले। उस वक्त ये सिचुएशन होती थी, यहाँ पर इतनी वो नहीं होती थी कि आपके पास एक वैलिड वीजा भी है, लेकिन फिर भी आप जो है ना वो वहां से नहीं निकल पाते। तो सिडनी एयरपोर्ट पे मैं आ गया। अब आके तो वो वहां पे वो कॉइन वाला बूथ होता था फोन करने का, डॉलर मेरे पास जो थे वो कॉइन तो नहीं थे, वो तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर थे। तो ये जो आपके आरफ सादक साहब हैं हमारे उर्दू इंटरनेशनल के, ये भी उसी फ्लाइट में आ रहे थे, मैंने देख लिया था कि ये पाकिस्तानी लगता है बंदा भाई। तो ये जब आए तो मैंने इनको पीछे से इनके शोल्डर को टैप किया, मैंने कहा जनाब ये एक नंबर है, कॉइन वॉइन मेरे पास है नहीं, मुझे ये नंबर मिलवा दें। तो इन्होंने अपनी जेब से वो 20 सेंट के जो भी कॉइन था उस वक्त वो डाल के तो मुझे फोन करवाया था। तो अब ये मुझे अभी तक रिमेम्बर है ये सारी बातें। खैर वहां से स्टोरी चलती रही। तो पहला 1 साल ऑलमोस्ट 1 साल जॉब नहीं मिली, इधर उधर घूमते रहे। सिक्योरिटी का लाइसेंस मिल गया। सिक्योरिटी की जॉबें इतनी नहीं होती थी जितनी आजकल हैं, ये 93 की बात कर रहा हूँ। एक दिन रात को एक लेबनीज साहब थे, वो मुझे रात को बुलाया करते थे 1 बजे, जॉब पे 1 बजे से लेके 3 बजे तक, क्योंकि वो खुद करते थे जॉब। तो जब वो थक जाते थे तो उन्होंने सोना होता तो मुझे 3 घंटे के लिए बुला लेते थे। तो ये पैरामाटा रोड के ऊपर जिधर अब ये जो हमारा नया बना है, एग्जिट बना है, जो सिटी टनल बनी है, यहाँ पे एक शोरूम होता था डिटोना कारों का। वहां पर मैं खड़ा होके रात को सर्दियों में 1 बजे से लेके 3 बजे तक वो मैं जॉब करता था। 3 घंटे टफ टाइम था, सर्दी में भी आप खड़े थे। सर्दी में। और एक दिन मजे की बात क्या हुई, वो हमसे भी किसी ने बदला लेना ही था क्योंकि हम भी बड़े शरारती थे। तो पास से वो नौजवानों की गाड़ी गुजरी,
उनके हाथों में अंडे थे, उन्होंने अंडे में सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर तो एक उसमें से अंडा सीधा इधर आके लगा, वो सीधा इतना वो जबरदस्त था, उसने इंतजार ही नहीं किया, वो जैकेट के अंदर सीधा चला गया। आप इमेजिन करें कि रात के 2 बजे की सर्दी, सिडनी की मेन रोड के ऊपर ट्रैफिक चल रही है, अब मैं अंडा मेरी जैकेट में है और मेरे मुंह पे लगा हुआ है और मैं वहां पे खड़ा हूँ, अब मैं क्या करूं? ना तो वो 3 बजे तक आएगा, ना मैं मूव कर सकता हूँ वहां से। खैर एनीवे, तो मैं चलता चलता एक पेट्रोल स्टेशन के पास चला गया, वहां से जाके मैंने उनके वो कागज वगैरह लेके तो जितना साफ कर सका वो किया। क्या 3 बजे सुबह वो मेरा बॉस आया तो उसने मुझे छोड़ा, तो उसको मैंने बताया, उसने कहा कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। और 5-6 दिन उसने मुझसे काम करवा के मेरी पे भी नहीं दी। अल्लाह, ये भी एक एक्सपीरियंस होता है, ये भी शेयर करना चाहिए, कैसे भी हो सकता है आपके साथ। नहीं, मैं ये कहता हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पर आके घबरा जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं कि मैंने वहां पे काम किया, मुझे पैसे नहीं दिए। भाई उन्होंने पैसे नहीं दिए, लेकिन तुम्हें एक्सपीरियंस दे दिया। अब वो एक्सपीरियंस जो है वो आज यूटिलाइज, उस छोटी सी बात से डिसअपॉइंट होके आप हाथ पांव छोड़कर बैठ जाते हो कि यार ये तो पैसे नहीं देते। ऐसी बात नहीं है। मैंने वहां से फिर कमर बांधी और फिर जनाब हमने 3.5 साल टैक्सी का लाइसेंस लेके 3.5 साल सिडनी में टैक्सी चलाई। और उस टैक्सी में उस वक्त 2 वे रेडियो होता था जॉब के लिए, आजकल तो इनका ये कंप्यूटर सिस्टम है। मैंने इंग्लिश बोलना टैक्सी से सीखा, मैंने लोगों के कपड़ों से पहचान के कि ये कौन से एरिया में रहता है वो पहचान वहां से सीखी। मैंने रोड सिडनी के कहाँ से कहाँ जाते हैं वहां से सीखा। सिडनी का जियोग्राफी जो है, मैं समझता हूँ कि वो जो 3.5 साल टैक्सी थी, मेरी एक्चुअल यूनिवर्सिटी वो थी, कि उसमें मैंने लोगों को सुना कि वो इंग्लिश कैसे बोलते हैं, कौन कौन से वर्ड कैसे यूज करते हैं, रेडियो पे ऊपर कैसे वो बोलते हैं, न्यूज़पेपर कहाँ से कैसे शुरू होता है और क्या कैसे कैसे ये लोग उसको उसकी स्टोरी बनाते हैं। तो ये 3.5 साल सिडनी ने टैक्सी ने, प्रीमियर टैक्सी होती थी, फिर वो टैक्सी ने ही मुझे इंग्लिश सिखाई, क्योंकि जब पाकिस्तान से आए थे तो इंग्लिश लिखनी पढ़नी आती थी, बोलनी नहीं आती थी। तो ये मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों को जो यहाँ पर अब आ रहे हैं, हमने वो टाइम देखा हुआ जो अभी आप नहीं देख रहे, आपको तो फिर भी कोई ना कोई यहाँ पे मिल जाता है। उस वक्त तो बड़े पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानियों को देख के दूर भाग जाते थे, क्योंकि वो अपने चक्कर में बैठे हुए होते थे कि जी हमने पक्का होना है। फिर यहाँ पर उस वक्त वो शादियों वादियों का बड़ा रिवाज होता था कि हर एक में होती थी पेपर मैरिज के चक्कर में, तो वो दूसरे पाकिस्तानी को देखकर भाग जाते थे कि कहीं ये मदद ना मांग ले। तो बहुत सारे लोग जो थे वो कॉमनवेल्थ स्ट्रीट के ऊपर सरियल में मॉस्क में सोते होते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र रहा कि मैं फिर वो उन दोस्तों के साथ रुका, तो फिर वहां से आगे जो सिलसिला वो चले मैं अब दूसरे को देता हूँ। हाँ, यानी आपने एक तो सीखने का जज्बा रखा और आप खौफ नहीं खाया और डरे नहीं, यानी आप कश्तियां चला कर आए थे। क्या नहीं भाई, आप अपना एक्सपीरियंस जरा शेयर करें कि एज ए स्टूडेंट क्या कैसे आपने गुजारा, कहाँ वक्त गुजारा? मैंने तो ज्यादा जिंदगी पढ़ा ही है, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो। मुझे जब मैं कॉलेज में था, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एफएससी की थी। मुझे हमेशा से शौक था कि मैं बाहर पढ़ूंगा। तो मेरे वालिद साहब थे, वो उस वक्त ब्रुक बॉन्ड चाय के जनरल मैनेजर थे कराची में। तो मैंने उनको कहा कि मुझे बाहर से पढ़ने का शौक है, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त उसकी कोई 70,000 पाउंड्स थी फी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की, इंग्लैंड से पढ़ने की, मतलब उसकी फर्स्ट ईयर की। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, क्यों, हम तो 6 बहन भाई हैं और मैं तो इतने पैसे नहीं अफोर्ड कर सकता। साफ बात की जितना है, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो 70,000 जो है अपने वो जो होती है वो जो प्रोविडेंट फंड होता है वो उसमें से निकाले और मुझे दी। वो लेके मैं इंग्लैंड गया। वो जाके मैंने फिर वहां पे वो जो मैक्सिमम एक इंसान कर सकता है कि हम 6 दोस्त थे जो पढ़ने के लिए गए थे। और मैंने उनको कहा कि देखो बात ये कि मुझे आप लोगों का पता है कि मुझे तो वापस जाना है और मैं वापस बगैर डिग्री के लेके जा नहीं सकता, मुझे तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप यकीन करें कि जब कोई मुझे सुनाता है ना कि मैं बड़ी मुश्किल पेश आती है पढ़ते हुए या यहाँ पे हमें काम करते बड़ी मुश्किल पेश आती है, तो इनको अंदाजा ही नहीं कि काम कहते किसको है। काम इसको कहते हैं कि जब आप 4 बजे सुबह उठते हैं, 6 बजे पहुंचते हैं कैसी जॉन्स बर्गर में, जो उस बार में कैसी जॉन बर्गर था, आजकल जिसका मैकडॉनल्ड है। 6 से आप शुरू करते हैं, रात को 12 बजे तक काम करते हैं।
6 बजे सुबह से शुरू, हर 4 घंटे के बाद आपको 15 मिनट की एक ब्रेक मिलती है, और वो आप ब्रेक नहीं लेते, वो ब्रेक इसलिए नहीं लेते कि आपको 15 मिनट के पैसे भी चाहिए होते हैं, और आप करते क्या है कि हर 4-5 घंटे के बाद बाथरूम में जाके 5-6 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। कई दफा उन्होंने मुझे कहा कि ये किस तरह हो सकता है कि एक आदमी सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम करे और ब्रेक ही ना ले बीच में, ठीक है, तो वजह क्या थी, हमें उसके पैसे, आपको फीस पूरी पे करनी थी। वो उस तरह ये किया कि वो भी पूरा किया, बीबीए कंप्लीट किया, एमबीए कंप्लीट किया। उस वक्त एमबीए, आज से 35 साल पहले एमबीए बहुत कम लोग जानते थे, बहुत कम एमबीए, बड़ी उसकी वैल्यू थी। लेकिन ये था कि नहीं यार, हमें, अगर मेरे वालिद साहब ने अपने रिटायरमेंट में से पैसे निकाल के दिए हैं तो मैं ये फख्र उनको जरूर दूंगा कि मैं कामयाब होकर जाऊंगा। दिन रात एक किया, वहां पे साथ साथ हर किस्म की जॉब की। आप यकीन करें कि कोई, आप सिक्योरिटी की जॉब ले लें, आप क्लीनिंग की, आप यकीन करें जब पहली जॉब मिलती है तो वो मिलती है आपको बर्तन धोने से, वो की। फिर वहां पे जो क्या कहते हैं, अपने जो स्टोर्स हैं उनमें शेल्फिंग की, उनकी कई, अच्छा ऐसा हुआ कि मैं सैटरडे की रात को वापस आया, तो वापस आया तो तकरीबन 2 बज के रात के, और 4 बजे फिर जाना है। तो मैंने कहा मैं अपने कमरे में, मेरा कमरा था 3rd फ्लोर पे, तो ऊपर कौन जाएगा, मैं सीढ़ियों के नीचे जगह बनी होती थी, वहीं सो जाता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और आप यकीन करें कि एक दफा मैं टेम्स, जो रिवर टेम्स है, उस पे मैं सिक्योरिटी कर रहा था, और वहां से कई लोग खुदकुशी करते हैं, तो मुझे ये था, हमारी जॉब ये थी कि बताना फौरन कि कोई खुदकुशी कर रहा है तो वो आके रेस्क्यू बचा ले। तो रात के मेरे ख्याल -4 या -5 था, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा यार देखो, सारी दुनिया सो रही है, मेरा क्या कसूर है कि मैं इस वक्त यहाँ पे सब इस तरह जाग रहा हूँ, अगर ये काम कर रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा कि यार मैं भी, देखो मैं खुशकिस्मत हूँ, अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है मेरे पास ये काम ही ना होता। तो बहन, आप यकीन करें, उस तरह मुश्किल से मैंने वो तालीम हासिल की। इतने टफ, आप सोच नहीं सकती। कई बार होता था कि हम सुबह से रात तक खाना ही नहीं खाते, सुबह नाश्ता करते थे जल्दी से, रात को खाना खाते, दोपहर को कोई चीज नहीं। अच्छा, फिर हम क्या करते थे कि हम 8-9 लड़के इकट्ठे रहते थे, मतलब एक ही अपार्टमेंट में, तो कोई कहीं काम करता था, कोई कहीं काम करता था। जो बच जाता था एंड में बर्गर्स वालों से, वो मैं लेके आता था, जो किसी और रेस्टोरेंट में काम करता था वो लेके आता था, और हम वो मिल के खाते थे, और सुबह नाश्ता उसमें से निकालते थे। इस तरह हमने तालीम हासिल की है। और उसके बाद अगर कोई ये कहता है कि जी यहाँ पे बड़ा मुश्किल पेश आ रही है, वो खाना नहीं मिल रहा, बना हो रहा है, तो बड़ा अजीब लगता है कि यार आप लोगों को तो वो मुश्किल वक्त देखा ही नहीं है जो हमने देखा हुआ है। यानी आप लोग, क्योंकि आप गुजर चुके हैं उस मुश्किल वक्त से, मैं तो सलाम पेश करती हूँ आप लोगों को, बाकी कसम। मैं एमबीए करके वापस आया तो मैंने पहला काम ये किया कि मैंने अपने फादर के हाथ पे 70,000 पाउंड रखे कि ये आप वापस। अरे भाई जबरदस्त। हाँ, ये भी आपने एक सोच दे दी कि वापस किए पैसे वालिदैन को, दूसरे बच्चों के लिए बात है। क्योंकि मेरे उसके बाद मेरे उसका एंड क्या हुआ कि हम 6 भाई हैं, हम 5 भाई और एक बहन है, हम 6 के 6 ने बाहर से तालीम हासिल की। ठीक, मैंने पीएचडी की, मेरे नंबर 2 भाई ने यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से चार्ल्स स्टुअर्ट से पीएचडी की, मेरे तीसरे भाई ने मलेशिया से पीएचडी की। आप जब एक हाई बार सेट कर देते हैं तो फिर वो सब आसानी होती है उसको फॉलो करने की। वो रास्ता बना देता है, वो ट्रेंड सेट कर देता है। ठीक है, मेरे साथ उस वक्त भी बहन, आप यकीन करें, मेरे जो साथी थे वो पाकिस्तान से पैसे मंगवाते थे, और मैं तो कहता था कि यार आप लोग, क्योंकि वो सोचते थे, मेरे वालिद साहब ने एक बात कही थी कि जिंदगी में जो रात को जागता है वो दिन को कामयाब होता है। अगर वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत बात। ठीक है ना, आप यकीन करें, ये या मेरा जरा घूम के देख, मेरा पूरा ऑफिस, मैं रात को 2-3 बजे तक काम करता हूँ, आज भी। सुबह में 7-8 बजे तक अपने ऑफिस में कह रहे थे कि फिर हम काम कर आदी हो जाते हैं, फिर हम काम करने के। अगर मोहम्मद अशरफ साहब आज यहाँ बैठे हैं तो आप क्या समझते हैं ये पाकिस्तान में सोते हैं? ऐसे कोई नहीं पहुंचता। जब तक कि आप मेहनत ना करें, स्ट्रगल ना करें, उस भट्टी में से ना गुजरें। अब मैं आपको फिर बताऊं, आपको मेरी तो पूरी जो लाइफ है, मैं जफर शाह साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरी पूरी लाइफ हिस्ट्री जो है वो सदाए वतन पे छापी हुई है, वो क्या पढ़िएगा। जब यहाँ पे हम आए तो फिर एक दोबारा से स्ट्रगल शुरू हुई, क्योंकि मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि मैं पीएचडी करूं यहाँ से। और कमाल खान, आपको मैं अच्छी बात बताऊं कि मैंने जो डॉक्टरेट है वो आपकी मैक्वारी यूनिवर्सिटी से ही की है। और मैं आपको एक और अच्छी चीज बताऊं कि मैक्वारी में 32,000 स्टूडेंट्स होते हैं और मैं अलमनाई ऑफ द ईयर हूँ। उन 32,000 में से मुझे अलमनाई ऑफ द ईयर। आपको पता है कमाल का भी ये इरादा है, कमाल का भी पीएचडी करने का इरादा है, तो कमाल आपको डॉक्टर कियानी साहब मिल गए और आप उनसे राब्ते कर सकते हैं।
मैं थोड़ा सा दोबारा आपकी तरफ आऊंगी, आपकी तरफ आ रही हूँ। नहीं, मैं छोटी सी आपको एक चीज बताऊं बिल्कुल, कि मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर 10,000 में से कोई एक आदमी कोई चीज अचीव कर सकता है तो वो आप हो सकते हैं। हमेशा कोशिश करें कि अगर कोई आदमी 10 में से एक कर सकता है तो वो मैं हूँ, 20 में से कर सकता है तो मैं हूँ। अगर आपकी ये स्ट्रेटजी होगी, आप जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होंगे। अगर आप सारे ढूंढे कि मुझे मुंतशिर साहब हेल्प कर दें, इजाज खान साहब हेल्प कर दें, आप कभी अचीव नहीं करेंगे, जब तक तो ये हाँ, सब सुन रहे हैं। मेरा आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये था, कौंसल जनरल साहब की कुछ कॉल्स ऐसी आई थी बड़ी मायूस कुन थी, और मैं चाह रही थी कि इनको एक उम्मीद और होप दिलाई जाए, उनको कहा जाए कि ये स्ट्रगल तो सबको करनी होती है, लेकिन शायद बहुत सारी हिडन होती है ना, मतलब पता नहीं चल रहा होता, नजर आ रहा होता है कामयाब लोग हैं, जाज भाई हैं, क्या नहीं भाई हैं, तो ये मतलब पैसे लेकर आए थे, या इधर ऑस्ट्रेलिया में डॉलर्स जो है दरख्तों पे लग रहे हैं। आप कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान बनकर यहाँ पे तैनात हुए, तो आपकी भी कोई ना कोई जर्नी होगी। मैं चाहूंगी थोड़ी सी जर्नी भी अपनी बताएं, और वो जो आपने सारे काम किए और डायरेक्शन तय कर दी, बहुत सारे लोग देख रहे हैं और आगे भी प्रोग्राम शेयर होगा, किस तरह प्लानिंग करी, क्या किया और कहाँ तक हम कामयाब हो गए। पहले तो आपकी जर्नी सुन लें थोड़ी सी, या आप जो थे वो सोने का चमचा लेके पैदा हुए थे। जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में दावत दी। हम में से हर किसी की एक एक हिस्ट्री है, किसी ने स्ट्रगल अपनी ज़िंदगी के अवाइल में की है, किसी ने दरमियान में की है, किसी ने थोड़ा सा बाद में आके की है। हम भी इस दौर से गुजरे हैं। मेरी अगर स्ट्रगल आप पूछें तो मैंने ज़्यादा स्ट्रगल की है अपने इब्तदाई दौर में, कोई जो पहले 15 से 20 साल हैं ज़िंदगी के। I was born in a very small village in a remote area of Jang. उस गांव में आज की डेट में भी एक प्राइमरी स्कूल ही है। जहाँ पे मेरी फैमिली में we were the only ones in the entire family in the entire village के जिन्होंने ग्रेजुएशन की, वहाँ से हम निकले, जहाँ पे पूरी प्रोड्यूस ही किसी पिछले 20, 25, 30 साल की किसी एक स्कूल की पूरी प्रोड्यूस ही कहीं ना कहीं गुम हो गई हो। वहाँ से हम स्ट्रगल करके निकले, आए, कॉलेज में पढ़े। वालिदैन ने अपने जो थे सफ़ेद पोश घराना था, थोड़ी बहुत ज़मीन थी, उससे उन्होंने जो सिर्फ इतने खर्चे पूरे कर सकते थे कि हमारी जो वहाँ की के सरकारी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटियाँ थी उनकी फीसें दे सकते थे या हमें ठहरा सकते थे। वहाँ से फिर गए जंग के कॉलेज से ग्रेजुएशन की, अपने आप को वहाँ पे एस्टेब्लिश करना शुरू किया, सेट आवर गोल्स वेरी स्ट्रेट कि करना क्या है। वेरी इंटरेस्टिंग कि अभी रिसेंटली मैं किसी से ये डिस्कस कर रहा था अपने बच्चों से, तो वो बड़े हैरान हुए इस बात से जब मैंने उनको बताया कि जब मैं ग्रेजुएशन में जंग के कॉलेज में पढ़ने गया तो उस वक्त गोल सेट था कि मैंने CSS जाके करना है। उस गोल के तहत मैंने जो ग्रेजुएशन उसके जो सब्जेक्ट्स का इंतखाब किया वो इस एंगल से किया कि मैंने जाके आगे CSS करना है। बड़ी अजीब किस्म की उतार चढ़ाव का रहा तालीमी करियर के जी। मैंने जब ग्रेजुएशन की तो डबल मैथ के साथ की, डबल मैथ की, तो उसके बाद जो किया मास्टर्स किया तो वो इंग्लिश लिटरेचर में किया जाके। ये दोनों स्कीम का हिस्सा थे कि CSS करना है। स्कीम का हिस्सा ये थे कि मैथ्स आपको मार्क्स अच्छे देगी, जिसकी वजह से आप अच्छी जगह से पंजाब यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना ख्वाब समझा जाता था हमारे यहाँ पंजाब में लोगों का, कि जी वहाँ आपका एडमिशन हो जाता है, आपने इंग्लिश किया हो तो CSS में आपको सहूलत होती है। और ख़ास तौर पे मेरे जैसे गांव के बैकग्राउंड से आने वाले जो स्टूडेंट है उसको ज़्यादा आसानी होती है कि जो इंग्लिश की अगर आपकी कॉम्प्रिहेंशन हो तो वो CSS में बेहतरी होती है। तो वहाँ से फिर काफ़ी सारी जॉब्स करते कराते कुछ अर्सा सहाफ़त की, कुछ अर्सा टीचिंग की, हर तरह के इदारे की, स्कूल में की, कॉलेज में की, यूनिवर्सिटी में की, पंजाब यूनिवर्सिटी में। वहाँ से फिर CSS करके आए तो आगे CSS में भी
इट्स नॉट रियली कि जी दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही होती, आपको दिन रात मेहनत करना पड़ती है। यहाँ पे दूर से शायद हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं उनको ये लगता हो कि यहाँ पे कौंसल जनरल की जॉब को बड़ी बड़ी ड्रीम जॉब है, टू बी कौंसल जनरल हियर। बिल्कुल ऐसा है। 5 दिन आज के कोविड-19 के दौर में हम सुबह, मेरी पूरी टीम और हम सुबह 9 बजे दफ्तर जाते हैं, 5 बजे हम वापस आते हैं। शाम को पाकिस्तान चूंकि ओपन होता है तो घर से बैठ के दफ्तर लगता है। वीकेंड्स पे सारी ये जो एक्टिविटीज हैं, आप इसकी खुद गवाह हैं कि जी मीटिंग्स हो रही होती हैं। बिल्कुल सही। जिंदगी है ही इसी चीज का नाम है, और जिंदगी का लुत्फ ही इसी चीज में है कि आप खुद स्ट्रगल करके अचीव करके कुछ लें अपनी मेहनत से। अगर आप में से किसी ने मेरी देखा हो सोशल मीडिया पे मेरे प्रोफाइल में मैंने लिखी हुई है 3 P's, वो मैंने जिंदगी का मोटो बनाए रखा है। और 3 P's क्या है? पॉजिटिविटी, कि अच्छा बुरा तो वक्त आता जाता रहता है ना, ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव विद दैट। पैशन एंड प्रोफेशनलिज्म, के बिल्कुल ना मरियल होके ना जिंदगी गुजारें, जिंदगी में पैशन रखें। थोड़ा सा लगे कि और फिर ये है कि उसको अच्छे तरीके से प्रोफेशनलिज्म से करेंगे तो आपकी आउटपुट बेहतर होगी। अगर आप उसको ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे तो यू विल बी अ बेटर अचीवर। मेरी अगरचे कई लोग हैं, एक्सेप्शंस हैं, कि जो मुंह में वो चांदी का या सोने का चमचा लेके पैदा होते हैं, जो आपने मेरे लिए भी फ्रेज मुझसे क्वेश्चन में पूछा था कि क्या मैं पैदा हुआ था या नहीं। बट आई पर्सनली बिलीव कि जो आपके हाई अचीवर्स हैं जिंदगी में, वो वही हैं जो स्ट्रगलर्स हैं, जिन्होंने जिंदगी में कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रगल से कुछ चीजें अचीव की होती हैं। इजाज खान साहब हैं, क्यानी साहब हैं, आप हैं माशाल्लाह, जिन्होंने यहाँ पे अपना नाम बनाया है, तो उन्होंने स्ट्रगल करके अपनी जगह बनाई है। तो हैव द पैशन एंड बिलीव इन। मेरा एक सवाल करने का दिल चाह रहा है, अगर आप इजाजत दें तो। वो क्योंकि ना एक कॉन्सेप्ट ये दिया हुआ है कि भाई आप CSS पास करने के बाद भी अगर कहीं पे अच्छी आपको तैनात होना है कहीं, उसके लिए सिफारिश चाहिए थी। ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में सिर्फ सिफारिश या पर्ची चलती है, तो सर ऐसा है आपके मामले में क्या सीन था? ये बात 99% गलत है। 1% तो दुरुस्त है कि जो सिस्टम है उसमें काफी सारी अभी हैं इम्परफेक्शंस, हमारे सिस्टम में भी मौजूद हैं। अगर आप यकीन कर सकें तो यकीन करें कि अगर आपके अंदर जान है ना, अगर आप मेहनत कर सकते हैं और काम को डिलीवर कर सकते हैं, सिस्टम को हमेशा परफॉर्मर्स की जरूरत होती है। परफॉर्मर्स के बगैर सिस्टम चल ही नहीं सकता। बहुत अच्छी बात की आपने, बिल्कुल सही, ठीक है। तो वहां पे सिफारिश के बगैर भी आपको जगह मिलती है। मुझे अगर आप इजाजत दें, इवन ये जो यहाँ पे पोस्टिंग थी एज कौंसल जनरल की, आपके शायद इल्म में होगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की पोस्टिंग है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का जो सिलेक्शन का तरीकाकार है, उसमें बाकायदा रिटन टेस्ट होता है और इंटरव्यू होता है, और वो टेस्ट IBA और लम्स लेते हैं। उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है जिसमें कोई 7 फेडरल सेक्रेटरी बैठते हैं और 2 मिनिस्टर होते हैं जो वो इंटरव्यू करते हैं। उसकी बुनियाद पे आप सिलेक्ट होके यहाँ पे आते हैं। I was lucky at the cost of self praise. I would say I was number 1 in the entire Pakistan. आपके लिए तालियां बजाते हैं हम। बहुत अच्छी बात है, ये हमें पता नहीं था। पूरे करियर में कोई सिफारिश नहीं थी। मैंने तो बताया कि आई एम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। कोई सिफारिश नहीं थी। नहीं, हमारे लिए बड़ी एहसास की बात है कि आप जैसे लोग यहाँ पे आए हैं। सर आप थोड़ा आपने क्वेश्चन किया, मैं आपको एक सिर्फ सेंटेंस से बात मुकम्मल करता जाऊं कि जो बगैर सिफारिश के जो करियर मैंने अपनी लेवल पे अपने पीयर्स में एंजॉय किया है, आई थिंक इट कैन मैच एनीवन इन सिविल सर्विसेज बगैर सिफारिश के। उसकी सिर्फ वजह ये है कि डोंट वांट टू गेट इनटू सेल्फ प्रेज। मेहनत अपनी रखें, अपने काम से ध्यान दें, प्रोफेशनलिज्म की तरफ ध्यान रखें, पॉलिटिक्स को एक और P को अवॉइड करें।
सीधे रास्ते पे चलें तो यू विल मेरा बहुत पॉलिटिक्स है, तो हम पॉलिटिक्स की भी पढ़ाई नहीं करते, पॉलिटिक्स को भी पॉलिटिक्स मैं जॉब पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स इज वेरी वेरी नोबल प्रोफेशन एंड वी नीड द पॉलिटिक्स आल्सो टू टेक परफॉर्म इट्स ओन जॉब। अच्छा, मैं यकीन करिए मुझे इतनी खुशी हो रही है, आप सबके चेहरे, आप लोग अपनी स्टोरी बता रहे हैं ना, तो आपके चेहरे चमक रहे हैं, मैं देख सकती हूँ। आप लोगों के चेहरों की खुशी है, एक मुस्कुराहट है जो बता रही, देखो हम कामयाब हुए हैं। वो मेहनत सोच रहे होंगे, जब भी सोचते होंगे आप, आपको फख्र होता होगा कि एक मेहनत के प्रोसेस से गुजर के आए, जो हमारे पास यानी बच्चों को बताने के लिए कुछ है कि हमने ये सब इतनी मेहनत करी। सर अब आते हैं इस तरफ के, अब आपको क्या महसूस हो रहा है जब पहला दिन था और ये कोविड-19 का शोर उठा, उस वक्त आप कहाँ थे? और अब जो कम्युनिटी ने इतना साथ दिया आपका, कम्युनिटी के सारे, मैं इनको लीडर्स ही कहती हूँ, कितने ब्रेव लीडर्स के आपके साथ खड़े हो गए, ठीक है हम मसले कॉल करते हैं। अब आप कहाँ महसूस कर रहे हैं, कहाँ खड़े? स्टूडेंट के क्राइसिस से हम निकल आए काफी हद तक, अभी भी है? जी, जब हमने शुरू किया था तो सिचुएशन काफी गंभीर थी, खास तौर पे जो सडन शॉक था कि आपने, अगर आपको याद हो, जो अवाइल अयाम थे इसके कोविड-19 के, तो सडनली चीजें ऐसे रोल आउट हुई कि कोविड-19 रोल आउट होता जा रहा था और पूरी जो लाइफ थी, सोशल लाइफ और जो कारोबार है जिनकी था, वो रोल अप होता जा रहा था। तो उससे सडनली जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनको जो शॉक आया कि जी सारी चीजें देखते ही देखते बंद होना शुरू हो गई, जहाँ पे वो पार्ट टाइम जॉब्स करते थे, और इकोनॉमिक शॉक्स आए हमारे स्टूडेंट्स को। उस वक्त हम यकीनन इस बात पे फिक्रमंद थे कि जी अब करें तो क्या करें, कि जी जिन लोगों को हमने अप्रोच करना था वो भी अपने घर में बैठे हैं, उनके अपने कारोबार पे भी वही लॉकडाउन एप्लीकेबल है जो बाकियों पे एप्लीकेबल है, पूरी सोसाइटी पे, जो उनको ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स को जॉब दे रही थी। हमने उसको जो कम्युनिटी के साथ मिलकर किया कि बड़े सिस्टमैटिक तरीके से हमारा कोशिश ये थी हम इसको प्रोफेशनल तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से करें मैनेज। स्टूडेंट्स को हमने सर्वे किया, ये देखा कि इनमें डिस्ट्रेस में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं कितने से, और वो जो उनको मुश्किलात की नौइयत क्या है, मुश्किलात की नौइयत हमने कर ली, एवेलुएट कर ली। हमने जो पूरा क्वांटम ऑफ प्रॉब्लम था वो एवेलुएट कर लिया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कितने जो ये बता रहे हैं कि उनको इश्यूज हैं। देन वी रीच्ड आउट टू द कम्युनिटी मेंबर्स। मैं इस बात का कम्युनिटी को क्रेडिट देना चाहूँगा कि हमारे इवन राब्ते से पहले कम्युनिटी अपने तौर पे भी इस पे काम कर रही थी। मैं कहीं उनका ये क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा कि वो अपने तौर पे नेकनियती से और खुदा तरसी से अपना ये काम ऑलरेडी कर रहे थे। हमने सिर्फ ये किया कि हमारा ख्याल था कि अगर कॉन्सुलेट कोऑर्डिनेशन की एफर्ट दे दे तो उसमें कुछ चीज़ें अवॉइड हो जाएंगी, कि डुप्लीकेशन अवॉइड हो जाएगी, कि जो रिलीफ एफर्ट है सिर्फ उन्हीं लोगों को बार बार ना पहुंचती रहे जो एक्सेसिबल है, या गैप्स हैं कि जी कुछ को तो 2-3 दफा रिलीफ मिल गई और कुछ हैं कि जो बीच में से ड्रॉप हो गए। हमने फिर इसको तमाम जो कम्युनिटी के एल्डर्स थे उनको इकट्ठा किया, उनके साथ इसकी मंसूबाबंदी की, लामल ये बनाया कि हम इसको जो डिफरेंट तरह के इशू हैं, इशू बेस्ड 6 हमने ग्रुप बना दिए। उन 6 ग्रुपों को लीड करें हमारे जो एल्डर्स हैं, उनमें से एक इजाज खान साहब आपके साथ बैठे हैं, आप खुद उनमें से दो कमेटियों की मेंबर हैं। कियानी साहब इज सपोर्टिंग इन हिज ओन वे। तो हमने उनके जरिए ये जो थी कि जी रिहाइश के इश्यूज थे, जो खुराक के इश्यूज थे बच्चों के, हमारी जो मेडिकल की कम्युनिटी थी, आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि जी उन्होंने बड़े खुले दिल के डॉक्टर्स थे। उन्होंने कहा कि जी जब ये मुश्किल का वक्त आया है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट जितने बच्चे आप भेजेंगे हम अनलिमिटेड उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। तो वो मेडिकल का ग्रुप बनाया। जो सबसे ज्यादा काम मुश्किल है या जिस पे हमने अपनी प्रायोरिटी में उसको टॉप पे रखा वो था कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमम जॉब प्लेसमेंट्स का बंदोबस्त करें। वो जो जॉब प्लेसमेंट थी उसके भी 2 कंपोनेंट थे। एक कंपोनेंट ये था कि जितनी जॉब्स इस वक्त अवेलेबल हैं वो तो इस वक्त अरेंज की जाएं,
जो अवेलेबल हैं वो भी दो तरह की थी। कुछ थी कि जो हमारे अपने कम्युनिटी के बिजनेसेस हैं उनके पास कुछ जॉब्स थी, तो वो हमने कहा कि जी हमने उनसे दरखास्त की कम्युनिटी के जरिए और हमने खुद कौंसलेट के जरिए कि जी आप तरजीह दें हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो पार्ट टाइम जॉब्स आपके पास अवेलेबल है। दूसरी जॉब्स एग्जिस्टिंग मार्केट में वो थी कि जो कहीं और जो मेन स्ट्रीम बिजनेसेस हैं उसमें किसी ने मसलन ये सुपरमार्केट्स में हमारे कुछ लोगों ने काम किया, कियानी साहब ने वुलवर्थ में कुछ लोगों को प्लेस करने में काफी काबिल कदर काम किया। तो हमने ये कहा कि जी जो जॉब्स आपके पास कहीं से भी आपके हल्का असर में आती हैं उसमें हमारे स्टूडेंट्स को प्लेस करवाएं। ये तो थी जो एग्जिस्टिंग जॉब थी। जो दूसरा काम था जो ज्यादा चैलेंजिंग है वो ये है कि जी जॉब्स जो इस वक्त जब पूरा कोविड आया और उससे पूरी इकोनॉमी का या जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर था जब चेंज हुआ तो उसमें नेचर ऑफ जॉब्स भी चेंज हुई। कुछ चीजें थी जिनकी जॉब्स खत्म हुई और कुछ चीजें थी जो सडनली जिनकी जॉब्स इंक्रीज हो गई, जैसे सिक्योरिटी की जॉब्स थी। तो जो जॉब्स इंक्रीज हुई उनके लिए सारियों के लिए आपको पता है नॉट एवरीबडी इज एलिजिबल फॉर दैट। तो उससे क्या था कि जी हमने कम्युनिटी के जो ग्रुप्स थे उनके साथ मिलके ये कोशिश की कि जी हम शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स का बंदोबस्त करें कि उनकी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरबियत की जाए ताकि वो इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हो सके। तो अब माशाल्लाह मैं कंक्लूड करता हूँ इस बात को कि आपका जो क्वेश्चन था कि अब हम कहाँ पे खड़े, अब हम माशाल्लाह बड़ी बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। कंफर्टेबल ये है कि हमारे यहाँ जो फूड के इश्यूज थे, इमीडिएट इश्यूज थे, वो तकरीबन हमने सारे हल कर लिए हैं। हमारे पास फूड क्यों रिकरिंग इशू होता है कि जी फूड ये नहीं है कि एक दफा आपने किसी को सपोर्ट कर दिया और वो नीडी था तो वो फूड तो कंज्यूम हो जानी है, जितने दिनों की आपने दी उसके बाद उसको फिर फूड की जरूरत है। तो वो एक स्ट्रीम हमने बना दी। वो स्ट्रीम हमारा जो ग्रुप है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। हमारी जो पाकिस्तान एसोसिएशन है वो बड़ा अच्छा उस पे उन्होंने लीड ली और बड़ा काबिल कदर काम कर रही है। मेडिकल का काम ऑनगोइंग है, उसमें वी आर कंफर्टेबल के जी चीजें हैव बीन टेकन केयर ऑफ। रेजिडेंट्स के इश्यूज जो मेजर इश्यूज थे वो टेक केयर हो गए हैं कि जी जिन बच्चों को इमीडिएटली इविक्शन का सामना था उनको या तो हमने रेजिडेंस लेके दे दिए, हमारे जो ग्रुप उसको डील कर रहा था उन्होंने रेजिडेंसेस का बंदोबस्त किया, बच्चों को वहां पे ठहराया, जो बच्चियां थी उनको फैमिली के साथ एडजस्ट करवाने में हमारी जो लेडी यहाँ पे टीम की मेंबर्स थी उन्होंने उस पे काम किया। फिर ये है कि जी आगे जो जॉब प्लेसमेंट है उसमें हमने साइजेबल लोगों को उसमें किया है। डेली बेसिस पे लोग नए प्लेस हो रहे हैं और साथ साथ हमने ट्रेनिंग शुरू कर दी है। अब हम कंफर्टेबल हैं कि चीजें हमारी स्ट्रीमलाइन हो गई हैं, नए लोग आते जा रहे हैं जो हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी कमेटियों को उनको कमेटियों के हवाले कर रहे हैं ताकि वो उनको जो जरूरियात हैं उनकी पूरी करते रहे। बहुत शुक्रिया, बल्कि बहुत मुबारकबाद आपको कि आपने और सारे कम्युनिटी लीडर्स ने मिलकर कोऑर्डिनेट करके जो काम किया वो उसका रिजल्ट भी सबको नजर आ रहा है, यानी मुट्ठी बंद होकर मजबूत होती है। एजाज भाई अब आप समराइज करें, आपको पता है 48 मिनट्स हो गए, हमें पता ही नहीं चला, इतनी अच्छी आप लोगों की गुफ्तगू रही, मैंने सोचा था इसको 1 घंटे ही बस करूंगी। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टूडेंट्स को क्या गाइड करेंगे और मोटिवेशन भी क्या देंगे? देखें कुछ जो आ रहा था कि ये कुछ जगहों से, मोस्टली तो नहीं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, कि जो स्टूडेंट्स को कहा जा रहा था कि आप ये थोड़े मास्टर या बैचलर की डिग्री और डिप्लोमा में ले लें, आप उनको क्या गाइड करेंगे? दूसरा, जब ये इस तरह के हालात आते हैं उससे हम क्या सीखते हैं? और एजाज भाई क्या ये मुस्तकिल यही रहेगा? आप इन लोगों को बताएंगे कि ये खत्म होगा, ये सिनेरियो, ये नेगेटिविटी ये खत्म होगी और फिर दोबारा हम नॉर्मल लाइफ में आएंगे, जॉब्स बहुत निकलेंगी, आप क्या समझते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा अल्लाह पाक पर कंप्लीट यकीन होना चाहिए कि मैं, आप, हम कुछ नहीं है, जो भी है वो अल्लाह पाक है। तो क्या फरमाते हैं अल्लाह पाक कुरान में? हर शर में एक खैर का पहलू होता है। ये शर आई है, बिल्कुल एक खैर का पहलू है। अब वो खैर का पहलू जो है वो हम सब ने ढूंढना है कि अल्लाह पाक ने, जैसे कौंसल जनरल साहब ने फरमाया कि नए अपॉर्चुनिटी पैदा हुए हैं। जॉब की जो पहले जॉब थी वो तो चले बंद हो गई, लेकिन नई अपॉर्चुनिटी ऐसी जॉबें पैदा हुई जिसके बारे में लोगों ने सोचा नहीं था। तो ये है वो खैर का इशू जो कि दुनियादारी के लिए आप कर लें। लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों को ये मौका मिला है कि इस दौरान वो घर पर बैठ के उनको सोचने का मौका मिला है कि इस दुनिया का, इस यूनिवर्स का कोई मालिक है।
तो उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान गया है कि यस, हम अपनी पूरी बिजी लाइफ में हमने वो अपने क्रिएटर को शायद बुला दिया था। तो बहुत सारे लोगों का, मैंने काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात हुई है, बात हुई है, तो मैं सुन के हैरान रहा हूँ कि अब लोग जो हैं वो इस बारे में सीरियसली सोचना शुरू कर दिया है कि अल्लाह पाक को हम दूर होते जा रहे थे। सो ये देखिए दुनियादारी है। यहाँ पर हम आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, जितने भी स्टूडेंट आते हैं, एक लैंड अपॉर्चुनिटी है, इसमें अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, बैक होम अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते हैं, बहुत टफ कंपटीशन है वहाँ पे, बहुत सारे अवामिल हैं जहाँ पर आपको पूरी तरह मौका नहीं मिलता है। वहाँ पर भी फिर मौका जो है वो किस्मत वालों को ही मिलता है। लेकिन मैं एक आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ कि हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमारे वो जो ट्रेनी टीचर होते थे वो साल में एक दफा आया करते थे 2 महीने के लिए। वो एलिमेंट्री टीचर होते थे, अच्छा रे, उनकी ट्रेनिंग के लिए वो स्कूल में पढ़ाने के लिए आते थे। मुझे आज तक एक बात याद है उनकी, उन्होंने कहा था कि बेटा जो मक्खन है ना वो लस्सी के ऊपर ही तैरता है हमेशा, आप उसको ब्रीक करके मदानी के साथ नीचे बॉटम में ले जाओ, जो मर्जी करो, उस पर रगड़ा लगा दो, लेकिन जब आप लिखोगे मक्खन जो है वो लस्सी के ऊपर आएगा। तो ये मिसाल जो है वो मोहम्मद साहब पे फिट होती है कि कहाँ से चले, मक्खन था, मक्खन। तो ये बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल है। हम मेरी एग्जाम्पल देख लें कि मैं कहाँ से फैसलाबाद से चला था, लाहौर से पढ़ के, और आज यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह पाक का करम रहमत है कि फैमिली है, घर है, एक छोटा मोटा कारोबार भी है। तो इसके पीछे जो मैं बात आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक तो हार्ड वर्किंग, जिसकी एग्जाम्पल यानी साहब ने दी, वो, और उस हार्ड वर्किंग के साथ साथ ईमानदारी। आपने अपनी ईमानदारी, ऑनेस्टी का अपने हाथ से दामन नहीं छोड़ना। अगर आप मेहनत करते करते कहीं दूसरे काम में चले गए, डिसऑनेस्ट हो गए, तो वो मेहनत आपकी रायगा चली जाएगी। सो बेहतर ये है कि मेहनत करो और ईमानदारी का पल्लू जो है वो हाथ से नहीं छोड़ो। और इंशाल्लाह आज कल नहीं 2-4 साल बाद आप भी हमारी तरह बैठे ये बातें कर रहे होंगे किसी टीवी चैनल के ऊपर, हमारी लाइफ ये है, हम ऐसे आए थे और हम अब कहाँ पर पहुंचे हैं। यानी एक पॉजिटिव पैगाम आपने दे दिया कि अभी थकना भी नहीं है, रुकना भी नहीं है, ये चेंज भी होगा और सब आगे की तरफ बढ़ेंगे। यानी भाई आपने क्योंकि पीएचडी किया और आपके पास जो है माशाल्लाह से ये नॉलेज भी है, इंफॉर्मेशन भी है। आप ये जो नए बच्चे हैं, जैसे कमाल बैठा हुआ है हमारा, बड़ा मैं समझती हूँ उसका इंशाल्लाह ताला बड़ा गोल्डन फ्यूचर होगा। ये मदद करने आया हमारे सारे स्टूडेंट्स की। इनको क्या मशवरा देंगे जो स्टूडेंट, मैंने कहा ना, परेशान है कि क्या करें, आगे कौन सा कोर्स लें, क्या करें, पीएचडी का इंतखाब कैसे किया जाता है, सब्जेक्ट इंतखाब कैसे आएंगे, थोड़ा सा रास्ता बताएं। अच्छा, वो मैं उसको बताने से पहले ना एक छोटी सी 1-2 चीजें बताऊंगा कि इस कोरोना से बहुत फायदा इस तरह भी हुआ है कि हमें बहुत से लोगों के ना बड़े डिफरेंट रोल्स और चेहरे नजर आए हैं। इजाज खान साहब को मैंने नहीं कभी देखा था कि मेरा नहीं ध्यान में था कि इस तरह लोगों की बढ़ की हेल्प करेंगे। जिस तरह इन्होंने एक कमेटी बनाई उसमें मुझे भी शामिल किया। ये रुख मैंने इनका पहले नहीं देखा था, क्योंकि मेरा ख्याल था कि बहुत पॉलिश्ड आदमी है, क्योंकि मेरे पास इनकी पुरानी हिस्ट्री नहीं थी। मैंने हमेशा इनको सूट में देखा, ही आते हैं टाई लगा के बड़े आराम से बात करते हैं, तो मेरा ये था ये बाऊ वाकई मैं समझता ये बाऊ किस्म के आदमी है, और मैं भी हमेशा इनको यही सोचता था कि ये बड़े कोई बाऊ किस्म। दूसरी बात ये कि मोहम्मद अशरफ साहब जो है ना, देखिए यहाँ पे हमें एक बात बहुत इनक्रेडिबल है कि एक बात हमें समझनी चाहिए कि इनको भी आए हुए 3-4 महीने हुए हैं। इतने थोड़े अरसे में इतने लोगों को मोबिलाइज करना, सिस्टम समझना, कम से कम आप नए मुल्क जाते हैं आपको 1 साल लगता है उसको पूरा समझने के लिए, तो इतने थोड़े अरसे में इतने लोगों को मोबिलाइज करना, उनको शामिल करना एक एफर्ट के अंदर, और ये भी बहुत इनक्रेडिबल बात है। इसको मार्जिन हर पाकिस्तान की यहाँ पे कम्युनिटी को देना चाहिए कि एक आदमी जो कि अभी आया है, और एक दूसरी बात है कि जिस तरह ये फाइट है कि इनकी वाइफ जो है वो भी फॉरेन ऑफिस में है, वो किसी और जगह है, ये यहाँ पे अकेले अपने, हमें इन सब चीजों को भी देखना चाहिए कि जो आदमी हमारी हेल्प कर रहा है वो कितने मुश्किल है। और आप यकीन करें कि जब मैं इनसे पहली बार मिला था तो मैंने इनकी तकरीर सुनी, मैं बहुत मुतासिर हुआ था, लेकिन मैंने इनको ये कहा कि देखें यहाँ पे जो भी आता है ना वो बहुत अच्छी बातें करता है, लेकिन इन्होंने वो उन बातों को सच साबित कर दिया विद पैसेज ऑफ टाइम। बहुत इनक्रेडिबल बात है, काम किया बिल्कुल, क्योंकि वजह क्या थी कि वो हमारी भी परसेप्शंस होती हैं,
जो पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती हैं और उन्हीं होती हैं। तो बाकी बहुत इनक्रेडिबल काम कर रहे हैं। यही मुझे खुशी है कि हम सारे जो लोग हैं वो को सपोर्ट भी कर रहे हैं और हम अपने तौर पे देखें, एक इंसान अगर $1 देता है या एक इंसान $1000 देता है, दोनों इनक्रेडिबल हैं। दोनों अपने हालात को देख हुए जो मैक्सिमम कर सकते हैं करते हैं। ठीक है, हम किसी को जज नहीं कर सकते कि अगर एक आदमी जो है किसी गाड़ी को धक्का लगा है तो वो कम है और वो एक इंसान जो कि $10,000 दे रहा है वो बेहतर है। नहीं, दोनों अपने तौर पे बेहतर काम कर रहे हैं। फिर तीसरी बात ये है कि जो इन्होंने कहा, ये जो आपने कमाल खान की बात की कि अगर इनको पीएचडी करनी है तो उसके लिए पहले एक रिसर्च प्रपोजल होता है। मेरी पीएचडी भी बहुत ही तकलीफ दे तरीके से मैंने पीएचडी तरीके से निकला हूँ। आप यकीन करें, मैंने 2004 जी मैंने पहले वोलंगोंग से मैंने एमफिल किया। एमफिल में उन्होंने फेल कर दिया। फेल इसलिए कर दिया कि उन्होंने कहा कि जो आपका थीसिस का टॉपिक है वो सही नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था कि जो एयरलाइन है, क्योंकि मैं एयर एशिया पाकिस्तान में उसका एयर एशिया का हेड था मार्केटिंग का, तो मैंने उनको कहा कि एयरलाइन से टिकट खत्म हो जाएंगे, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगी। उन्होंने कहा कि टिकट जो है वो तो इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट है, ये तो खत्म हो ही नहीं सकता। उन्होंने मुझे जो मेरा डिफेंस फेल कर दिया। 3 साल के बाद वोलंगोंग ने मुझे दोबारा बुलाया जब ये ग्लोबल क्राइसिस हुआ कि यार आपकी बात तो ठीक थी, वो टिकट तो खत्म हो गए, आप दोबारा प्रेजेंट करें। मैंने दोबारा प्रेजेंट किया, फिर उन्होंने मुझे पास किया। तो उसके बाद मैं जब पीएचडी के लिए यहाँ पे आया मैक्वारी में, हम 22 स्टूडेंट थे, 22 में से सिर्फ एक फेल हुआ और वो मैं था। तो मैंने डीन को जाके कहा कि जी देखिए मुझे एक नंबर से फेल किया। शेयर नहीं करते लोग, आप अपनी फेल होने की हिस्ट्री भी शेयर करें, ये बहुत बड़ी बात है, बात की बात है। अच्छा, मैंने तो कहा कि देखिए मुझे आप एक चांस और दें। उसने कहा कि देखें चांस बहुत मुश्किल है कि ये बहुत, और मुझे ये था कि सब बड़े टफ स्टूडेंट थे। तो मैं अपनी वालदा को, मेरी वालदा यहाँ पे आई हुई थी, मैं उनको लेके गया मैक्वारी यूनिवर्सिटी, वहाँ पे स्टैच्यूज बने हुए लोगों के। तो मैंने एक स्टैच्यू के साथ मदर की तस्वीर खींची, तो मेरी मदर कहने लगी कि एक दिन इंशाल्लाह मैं यहाँ पे आऊंगी, तुम अपनी डिग्री पीएचडी मुकम्मल कर लेना। और मुझे दिल में था कि मैं अभी 2 दिन पहले फेल हुआ हूँ यहाँ से। उसके बाद मैं तकरीबन 1 महीना जाता रहा उस दिन के पास, मैं बाहर बैठा रहता था जब वो मैं साथ जॉब करता था। तो एक दिन तंग आके उसने कहा कि ठीक है यार तुम एक चांस ले लो मेरे से। और आप यकीन करें कि वो मैंने चांस लिया, और मुझे फख्र इस बात के ऊपर है कि 5 साल के बाद 22 में से सिर्फ एक लड़के ने पीएचडी की और मैं था। ये भी एक रिकॉर्ड था कि एक इंसान फेल हुआ और वो इंसान पास। तो मतलब कहने का ये है कि आप देखें कि हम, यही मैं इनको बताना चाहता हूँ कि अगर हम देखें जिंदगी में आपको वो कहते हैं वो नहीं मिलता जो कि आप लोगों को दिखाते हैं या अपने आप को दिखाते हैं, वो मिलता है जो आपकी नीयत होती है। अगर आपकी नीयत है कि नहीं यार ये बुरा बात है, निकल जाएगा, मुझे अल्लाह पे पूरा, जैसे इजाज़ साहब ने कहा कि अगर आपको अल्लाह पे यकीन है तो फिर तो बुरा वक्त कभी भी नहीं आपके आएगा, क्योंकि अल्लाह ताला आपको संभाल लेगा। लेकिन अगर आप इंसानों को ढूंढेंगे कि मोहम्मद अरशद साहब मेरी हेल्प कर दें, इजाज़ खान साहब हेल्प कर दें, शफक जाफरी साहब हेल्प कर दें, तो फिर आप हेल्प ढूंढते रहेंगे एक चीज, और आप कभी भी मुतमिन नहीं होंगे। अगर आपकी ख्वाहिश ये है कि मैं पाकिस्तान किस तरह पहुंच जाऊं, तो आप उस जहाज के हर अमले को सलूट मारेंगे जो आपको इस बुरे हालात में पाकिस्तान लेके गया है। लेकिन अगर आपकी नीयत ये हो कि मैं 5 स्टार बिजनेस क्लास में जाने का तस्वर करूं, तो आप हर खाना भी बुरा लगेगा, आपको भी बुरा लगेगा, आपको हर चीज बुरी लगेगी। हमारी नीयत क्या है? हमारी नीयत ठीक होने की जरूरत है। तो ये बात है इंशाल्लाह। ये बहुत शुक्रिया कैनी भाई, मैं बिल्कुल करने की तैयार हूँ। मैं तो बताया कि मैं तो 18 घंटे काम करता हूँ। कमाल की तरफ ही बल्कि आती हूँ। कमाल आपसे शुरू किया था। I'm sorry? मैंने आपसे शुरू किया था, आप एंड करिए, फिर इन सबसे 1-1 मिनट का खुद ऑफिस भी करवा लेंगे। कमाल, आप इससे पहले जो थे, आप बहुत पॉजिटिव इंसान है, ऐसे ही पॉजिटिव रहे। मैं चाहती हूँ आपकी तरह सारे स्टूडेंट्स जो हैं पॉजिटिव होके मुझे कॉल करें और हेल्प करने को तैयार है। मैं बहुत खुश हो गई, मैं बच्चों की तरह खुश हो रही थी जब मैंने कमाल से बात करी है। कमाल, मुझे बताएं अब क्या लग रहा है इतने कामयाब लोगों का दास्तान सुनने के बाद, हिम्मत और जवां हुई है और आगे बढ़ने का जज्बा आया है? कुछ सीखा? बिल्कुल मेरा तो पहले से भी यही था। मैं जो शुरू में भी कहा था कि जब इंसान अपना मुल्क छोड़ता है, अपने माँ बाप सबको छोड़ के आते हैं यहाँ पे, तो आप हर कोई इसी नीयत से आता है कि उसने अपना कोई मुकाम बनाना है, कुछ करना है। तो वो अगर आप 6 महीने में, साल में अगर थक जाएं, तो वो मेरा ख्याल है आपको दोबारा रीथिंक करना चाहिए और इसी तरह अपने आप को सराउंड करना चाहिए पॉजिटिव लोगों के साथ, उनकी स्ट्रगल सुननी चाहिए, जिससे आपको हिम्मत हौसला आपका बढ़ता है और आप भी फिर वापस लग जाते हैं उसी मेहनत के। इंशाल्लाह
आप सबने हिम्मत हौसला, जितने लोग देख रहे हैं मैं उनसे कहूंगी ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम को शेयर करें। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन मुझे तो प्रोग्राम करने का नया सिलसिला, हम लोग तो चैटर बॉक्स होते हैं, हम जो एंकर्स होते हैं उनको बोलना चाहिए होता है और टॉपिक्स चाहिए होते हैं। तो आप लोगों की गुफ्तगू जो थी एक मशले रहा है, बल्कि मैं और जितने भी लोग हैं उन सबको दावत दूंगी कि जिनकी कोई ऐसी स्टोरी है जो और सारे बच्चों को, आने वालों को कामयाबी दिला सकती है, तो प्लीज हमसे आके शेयर करें। और बहुत अच्छा लगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट ये करूंगी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है ज्यादा से ज्यादा कॉन्सुलेट से, हाई कमीशन से कनेक्ट इसलिए हो कि वहां से हम सब लोगों को डेटा लेना बड़ा आसान होगा। तो कौंसल साहब मैं सही कह रही हूँ कि आपके पास डेटा कलेक्शन जो है वो होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और अब तक आपके पास कितना हो गया? एंड में उसमें ये पूछ लूँ और आपको करके फिर भाई आप और कैनी भाई जी कौंसल साहब। आवाज आ रही है? आपका सवाल मेरे लिए था या इजाज साहब के लिए? नहीं, मेरा आपके लिए था कि आप क्या समझते हैं कि डेटा कलेक्शन जो मैं कह रही हूँ सबको करना चाहिए आपके पास आकर, जो न्यू साउथ वेल्स के हैं, और अब तक कितना डेटा आपने मेंटेन कर लिया और आगे क्या प्लान है डेटा कलेक्शन के हवाले से, और साथ में खुदाफिज भी करते हैं बस मैं एक मिनट के लिए सबसे। देखिए इस वक्त तो हमारे पास डाटा जो हमने इनिशियल एक्सरसाइज की उसमें सिर्फ वो हमने स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किया कि जो डिस्ट्रेस में थे, लेकिन हम ऑलरेडी इस पे डिसाइड कर चुके हैं कि एज सुन एज वी आर ऑन द अदर साइड ऑफ दिस, ये जो इस वक्त की एक्टिविटी है वो जब हम मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हमने एक डाटा कलेक्शन की कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज करनी है। जो हमारा हाई कमीशन है वो ऑलरेडी कर रहा है। अगर आप हाई कमीशन की वेबसाइट पे जाएं तो सबसे पहले आपके पास एक मैसेज आता है कि जी आप अपने आप को रजिस्टर करें। हम रजिस्ट्रेशन की या डाटा कलेक्शन की एक एक्सरसाइज, ये एक कंटिन्यूस एक्सरसाइज होती है, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से लेके चलेंगे और इंशाल्लाह हम एक मेजर कंपोनेंट ऑफ जो पाकिस्तानी यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज में क़याम पजीर हैं, वो स्टूडेंट्स हों या दूसरे कम्युनिटी के अफराद हैं, उनकी डाटा कलेक्शन हम करने की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह कोविड वाले ये क्राइसिस के बाद। जो मेरे अलविदाई कलमात होंगे वो ये है कि मैं आपके नाजरीन को ये कहूँगा, ख़ासतौर पे हमारे स्टूडेंट्स को, जस्ट कीप टू थिंग्स इन योर माइंड। एक तो काउंट योर ब्लेसिंग्स व्हाइल यू फेस एनी प्रॉब्लम, प्लीज लुक एट, ट्राई टू बी ग्रेटफुल फॉर गॉड, टू द गॉड व्हाट ही हैज ऑलरेडी गिवन यू। डोंट लूज साइड ऑफ दैट वन। और दूसरा, हैव फेथ इन योरसेल्फ, in your belief system, whatever belief system you belong to, in humanity and in the goodness of people around. You will always find happinesses around instead of getting disappointments around. Right. बहुत शुक्रिया। एजाज भाई खुदा हाफिज कहते कहते क्या आखिरी कलमात होंगे आपके? बी पॉजिटिव। मेरा ख्याल है कि हम यहाँ पर एज ए कम्युनिटी आपके लिए मौजूद हैं। आपके पेरेंट्स यहाँ पे नहीं हैं, आप लोगों के रिश्तेदार यहाँ पे नहीं हैं, हम ही आपके पेरेंट्स हैं, हम ही आपके रिश्तेदार हैं, और इसी नाते से हमने ये एक बीड़ा उठाया था। वो अल्लाह ताला को पता है कितने हम कामयाब हुए हैं और ये कितना स्ट्रीमलाइन हुआ है, ये मेरे अल्लाह को पता है। हमारी तो छोटी सी कोशिश थी। आप हम पर ट्रस्ट करें, हमें आप पर पूरा ट्रस्ट है। इंशाल्लाह जहां पर जितनी भी जरूरत आपको होगी और हम जिस काबिल होंगे आपकी मदद करेंगे। आप कौंसल जनरल ऑफिस करेंगे, वेबसाइट पे जाके वो 6 कमेटियां जो बनी हुई हैं उनके नंबर लें, उनसे कांटेक्ट करें। जैसी भी आपको हेल्प की जरूरत है इंशाल्लाह वी आर हैप्पी टू एक्सटेंड आवर हेल्पिंग हैंड। यानी भाई 30 सेकंड्स। जी, मैं इसमें 3 लाइनें ऐड करूंगा जो इन्होंने साहबा ने बड़ी खूबसूरत बातें की। पहली तो ये है, स्टूडेंट्स को मैं कहूंगा कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। दूसरी बात ये कि मैन इज एन एवरेज ऑफ हिज 5 बेस्ट फ्रेंड्स। अगर आप डिमोटिवेटेड हैं, डिजेक्टेड हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो आप अपनी कंपनी चेंज करें। इट मींस यू आर नॉट इन द राइट कंपनी। ये हो नहीं सकता कि आपके 3 दोस्त जिनका आप एवरेज हैं वो बहुत मोटिवेटेड हैं और आप डिप्रेस हो जाए। आप यकीन करें कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं मेरे जितने भी दोस्त वो दोस्त बने जो बहुत मोटिवेटेड हैं, जिनसे जब मैं मिलूं मुझे कोई नया आइडिया मिले, मुझे नई ताकत मिले। यही मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज डिप्रेस्ड, डिमोटिवेटेड लोगों से दूर रहें
उनसे उनके साथ बैठे, उनके साथ मिले, जो कहते हैं नहीं यार हमने हासिल करना है, हम यहाँ से कामयाब होकर जाएंगे। ये बस मेरा आखिरी। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत बात की आपने, क्योंकि गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे हैं जो घुटनों के बल चले। तो आपने ये इस दौर में भी अभी सीखना है कि इस क्राइसिस से ये तारीख लिखी जाएगी कि इतने बड़े क्राइसिस को हम लोगों ने देखा है, हम खुशकिस्मत लोगों में शुमार होंगे। तो आपने जो कैरी भाई ने कहा है पॉजिटिव लोगों से मिलना है, जो एजाज भाई ने कहा है कि अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने देना है और अपना एक गोल सेट करना है। अशरफ साहब ने अपनी कहानी, कौन से जनरल साहब ने आपको सुनाई है कि कहाँ से निकल के कहाँ आए थे। कमाल जितना एक यंग लड़का इतना पॉजिटिव है और काम करना चाहता है और हेल्प करना चाहता है, तो सोशलाइज करना भी बहुत जरूरी है जब आप इन मुल्कों में आते हैं। एंड में यही कहूंगी, एक दूसरे से मिलें, देखें कौन क्या काम कर रहा है, उससे आप क्या सीख सकते हैं, सीखने का जज्बा जरूर रखें। तो यकीनन हम एक कामयाब कौम के तौर पर सामने आएंगे और हम ये कह सकेंगे कि मुमकिन नहीं कि मौत हमें दे सके शिकस्त, हमने तो जिंदगी को सिखाए हैं रास्ते। अपना बहुत ख्याल रखें, इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पहचान टीवी के चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कुछ कामयाब लोगों के साथ, उनकी कामयाब स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए शफक जाफरी को इजाजत दें, खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच। अभी आप लोग रहे, मैंने वो वहां से लाइव खत्म कर दिया। थैंक यू।